कभी कभार ना समटाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गेम, भाई क्या उस गेम में हुआ है, क्या नहीं है, क्या ये गेम की कहानी है, क्या इस गेम का रिजल्ट है। समटाइम इट्स मोर अबाउट द जर्नी। और भाई मैनचेस्टर सिटी का ये चैंपियंस लीग की विक्ट्री और ये ट्रेबल कंप्लीट करना ना भाई बिल्कुल ये ही बताता है कि एक्चुअली में अगर आप इस पूरे इंडिविजुअल गेम्स को देखोगे ना, चाहे आप एफए कप के फाइनल को देखोगे, चाहे प्रीमियर लीग के क्रंच मोमेंट को देखोगे, और चाहे अल्टीमेटली यार तुम चैंपियंस लीग को देखोगे ना, जर्नी मास्टर क्लास थी। हे गाइस, दिव्यांश। और भाई फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब भाई सही में पेप गार्डियोला ने वो जो कर्स था उसको ओवरथ्रो किया है। वो जो एक ओवर थिंकिंग का टैग लगा रखा था, जो वो जो एक ऑयल मनी का एक टैग लगा रखा था, वो जो एक मनी कांट बाय फुटबॉल, देख सी मनी कैन नॉट बाय फुटबॉल। इवन इफ अगर कोई कल कोई ब्लेम करे ना कि चैंपियंस लीग इसलिए जीत गए, ये ट्रॉफी इसलिए जीतते जा रहे हैं, या फिर पेप गार्डियोला सक्सेसफुल इसलिए होता जा रहा है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास पैसों का अपार भंडार है। मैं पता है एक लाइन पढ़ रहा था जो कि काफी सही है कि भैया काफी लोग ये समझते हैं कि जो पैसा होता है ना वो होना बहुत मुश्किल है। लाइक फुटबॉल टर्म्स की अगर हम बात करें, बहुत सारा पैसा होना ट्रांसफर मार्केट में खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल ना एक और चीज़ है, और वो है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो भाई उसको सही से इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हम स्पर्स की बात कर ले, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, हम बारसा के अंडर बार्टोमो की बात करें, ये प्राइम एग्जाम्पल है कि पैसा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास वो है तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की अगर हम बात करें तो फाइनली भाई देखो वो चीज़ होती है ना कि अगर आप चैंपियन लीग जीतते हो तो आपको 10-12 साल तक याद किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेबल जीतते हो तो लगभग 100 साल तक आपको याद किया जाएगा। और यूरोपियन फुटबॉल हिस्ट्री में सिर्फ 10वीं ही टीम यहाँ पर बनी है जिसने ट्रेबल जीता है। इससे पहले 2020 में बायर्न थी, उससे पहले यहाँ पर 2015 में बार्सिलोना थी, उससे पहले यहाँ पर 2009 में फिर से बार्सिलोना थी, और उससे पहले ऐसी ये सिलसिला चलता जा रहा था। और अब फाइनली 2023 में मैनचेस्टर सिटी है। और भाई ये इनके क्लब का वन ऑफ द बेस्ट नहीं बिगेस्ट मोमेंट है इनकी पूरी इंटायर हिस्ट्री का। और अगर हम इनके शेख मंसूर की बात करें, जिन्होंने अपना दूसरा ही मतलब 13 साल में दूसरा गेम इन्होंने यहाँ पर इसको अटेंड करा था। इससे पहले जो लास्ट गेम उन्होंने अटेंड किया था वो 2010 में किया था, विच वॉज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। ये गेम मतलब तुम पता है एक इस गेम को लेके मेरे को जब हम ऑफ कोर्स भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई। कल सबको पता है हम 4 पार्टे पे सारे यूट्यूबर्स मिलके एक साथ फिजिकली बैठ के मैच देख रहे थे। ऑफ कोर्स जो तुम्हारा सपोर्ट था भाई वो ट्रेमेंडस था, एब्सोल्युटली बॉन्कर्स था। लेकिन एक फनी चीज पता है, मैच के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो एक दिमाग में मेरी चीज थी कि यार डिस्पाइट जैसे मैंने कहा ना कि जर्नी जो है वो लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उस पर बात करेंगे हम। बट अगर हम फाइनल की बात करें, अगर हम एफए कप फाइनल की बात करें, अगर हम चैंपियन लीग फाइनल की बात करें, तो पर्टिकुलरली नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस होते हैं ना, यहाँ पर सिटी 10 on 10 परफॉर्मेंस दी नहीं है उन्होंने। और इसमें आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी तारीफ कर सकते हो। खैर चैंपियन लीग सेमीफाइनल की मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रियल मैड्रिड ने कोई दिक्कत नहीं दी उन्हें। और आप इसमें यहाँ पर इंटरनेशनल की तारीफ भी कर सकते हो कि उन्होंने भाई यहाँ पर बहुत हद तक लिमिट करा है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि आपने अपने सीजन में ऑलरेडी इतनी परफॉर्मेंस दे दी है टॉप नॉच कि अगर लास्ट के फाइनल मोमेंट पे भी ना अगर आप यहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट या फिर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो अगर अपनी परफॉर्मेंस से, तो वो इतना मैटर नहीं करती। अगर हम यहाँ पर भाई सबसे पहले इस गेम के टेम्पो की बात करें, गेम स्टेट की बात करें, तो भाई ये चीज़ तो है कि इंटर ये मैच नहीं जीती, लेकिन भाई इंटर ने ये बता दिया कि सीरिया में फुटबॉल का जो फेस है वो बदल रहा है। सीरिया में अगर हम फुटबॉल के लेवल की बात करें वो बदल रहा है। एंड अल्टीमेटली तुम्हें देखो कि बहुत सारे कंपैरिजन आ रहे थे कि जैक ग्रिलिश जितने का उसका ट्रांसफर मार्केट वैल्यू है वो इंटर से भी ज़्यादा है, स्टार्टिंग 11 से भी। और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से भाई अल्टीमेटली आपको टैक्टिकल जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो इंजागी ने एटलीस्ट इंटर को दिया था कि वो मैनचेस्टर सिटी से टो टू टो जा सके 70 मिनट तक। अब शुरुआत में होता है कि यार अल्टीमेटली अपन देखो, मेरे को तो ये लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी फुल फ्लेज जाएगी और इंटर पिन बैक करेगी, इंटर यहाँ पर थोड़ा तड़पेगी, थोड़ा
फड़फड़ाएगी और अगर चांस मिल गया तो लौतारो और जेको के पास हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर में होता है ना, वो काउंटर अटैक आ गया तो उस पर ऑन द ब्रेक सिटी को ट्राई करेगी, ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं। अगर हम पहले 20-25 मिनट की बात करें तो अल्टीमेटली जो हम चीज देख रहे थे वो ये था कि यहाँ पर इंटर पूरी तरीके से प्रेस कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी पेन बैक हो रही थी, बट सिटी फुल फ्लैग जा नहीं रही थी। अब वो इसको कमिट कर नहीं पा रही थी या फिर वो कमिट करना नहीं चाह रही थी, ये अपने आप में एक थोड़ा सा डिबेट है। बट अल्टीमेटली हमको अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो इंटर के पास मोमेंटम भी था और वो बिलीव भी था। भाई आप खुद सोचो, लाइक मेंटली आप इस चीज को सोचो कि अगर आप एक टीम के सामने जा रहे हो, लाइक अगर इंटर सिटी के गेम्स देखेगी और उसके बाद वो सोच रही है कि भाई पूरी दुनिया ये मान के बैठी है कि हम 4-0 5-0 से, और लगभग 25 मिनट तक हमने इनको डरा के रख रखा है, तो जो बिलीफ है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उसका लेवल बहुत सही था। अब अल्टीमेटली अगर हम टैक्टिकल ट्विक्स की बात करें तो अगर पेप की टीम की बात करें, देखो पेप ने काइल वॉकर को बाहर किया और अकांजी को लेकर आया। इसके पीछे का रीजन भाई दो सिंपल है। पहली चीज तो है कि अकांजी की पासिंग अच्छी है, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, और भाई दूसरी चीज ये है कि पोजीशन और डोमिनेट पोजीशन में ना भाई उसको उसकी जरूरत है, स्टेबल है क्योंकि वो अपनी पोजीशन में रहेगा। एंड डेफिनेटली भाई उसके अगर हम एरियल डुएल्स की बात करें तो वो भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर हम काइल वॉकर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा ट्रेट है वो होता है उसकी पेस, कि भाई काउंटर पे यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी पेस पे बीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जब पता है आपको पोजीशन मिलने वाली है, और इंटर की बात करें तो यार इंटर पे कोई खास पेस है नहीं विंग पे, चाहे आप यहाँ डिमार्को की बात करो, चाहे आप इधर डम्फ्रीज की बात करो, तो ऐसा कुछ है नहीं कि विंग पे आपको पेस से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर जॉन स्टोन्स की बात करें जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रॉड्री के साइड में खेलेगा, आज भाई वो उससे भी ऊपर खेल रहा था। अल्टीमेटली जो हमको आज देखने को मिल रहा था वो ये था कि यहाँ पर रॉड्री और गुंडोगन थे और डिब्रॉइन और स्टोन्स यहाँ पर साथ में खेल रहे थे, और ये इनके बीच में फ्लक्चुएट होता हुआ जा रहा था। ये चीज तब बदलनी पड़ी जब केविन डिब्रॉइन, जो कि अपने आप में भाई काफी सैड चीज है कि भाई केविन डिब्रॉइन इंजर्ड हो गए और वो इस गेम का पार्ट नहीं बन सके। बट ऑफकोर्स मतलब मेरे को लगता है कि अगर केविन डिब्रॉइन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने इस सीजन दी है। यहाँ पर फिल फोडन को लाया गया, अल्टीमेटली समझ में आ गया था कि भैया यहाँ पर आप जो स्टोन्स है उनको रॉड्री के साथ बिठाया जाएगा और यहाँ पर गुंडोगन और फिल फोडन आगे बढ़ के खेलेंगे। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग इस गेम में देखने को मिली, वो था हालांड ने घोस्ट किया। अब देखो यार, ऑफ कोर्स ट्रेवल जीते हैं, हालांड ने 60 गोल मारे, तो इज्जत से बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बात तो यही है कि आज के फाइनल में भी अगर हम स्पेशल एम्फसाइज दें, स्पेशल फोकस दें, तो इंटर ने एक चीज करने में पूरी सक्सेसफुल रही कि भाई बास्टोनी की बात करें, अचर्बी की बात करें, या फिर इवन अपनी बात करें यहाँ पर डार्मियान की, तो भाई तीनों ने एक बहुत ही एफिशिएंट रोल निभाया है पूरा कलेक्टिवली शट डाउन करने का हालैंड को। और ये बहुत जरूरी था भाई, क्योंकि और तुमको लग रहा होगा कि यार हालैंड को शट डाउन इसलिए कर दिया कि हालैंड पे कोई बॉल आए उस पर चिपके रहो। अल्टीमेटली उन्होंने ये चीज इसलिए भी करी कि गुंडोगन और केविन डिब्रॉइन की बात करें, फिर फिल फोडन आ गया, तो उनको भी स्पेस नहीं देना कि वो यहाँ पर बॉल क्रिएट कर पाए। और ये रिस्की था क्योंकि भैया अगर आप यहाँ पर बास्टोनी की बात करें, अगर वो हाई प्रेस कर रहा है तो भाई बाद में पीछे जो बच्चे आते हैं ना, उसके पास एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा रिस्क होता है, गैम्बल होता है कि वो 1v1 में हालैंड को कैसे मेंटेन कर पाएगा। चाहे हम यहाँ पर अचर्बी वर्सेस हालैंड की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बास्टोनी वर्सेस हालैंड की बात करें, भाई बास्टोनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि भाई लाइक ही इज वेरी टेक्निकली गुड, बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई। अरे सेंटर बैक में बात करूं भाई, इंटर की टीम में ना मतलब तारीफ बनती है यार, क्योंकि अगर आप ओनाना की बात करोगे, खैर आज तो एडरसन ने भी बहुत बढ़िया खेला और एडरसन ने बता दिया है कि उसकी शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी पे जो डाउट आता है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ओनाना ने भाई थोड़े से अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे हैं। जिस काम कंपोज तरीके से वो खेलता है ना, मतलब देयर इज अ सेइंग कि जॉन स्टोन्स एक मिडफील्डर की आत्मा है जो कि ट्रैप हो गई है सेंटर बैक के शरीर में, ऐसी ओनाना भी ना एक प्ले मेकर की आत्मा है जो कि ट्रैप हो गई है यहाँ पर गोलकीपर के शरीर में। और ये चीज दिखती भी है भाई पिच पे। तुम देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर ने फाइट अच्छी दी है मैनचेस्टर सिटी को, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटर और यूनाइटेड में, दैट वाज की गोलकीपर के डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अगर 4-4-2 से सिटी प्रेस कर रही है तो कैसे बाईपास हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ओनाना के बहुत क्रिस्प पासिंग यहां पर आ रही है। सेकेंड हाफ आता है और यहां पर जेको को रिप्लेस किया था लुकाकू से। अब देखो यार, ऑफ कोर्स बैंटर होना बनता है कि यहां पर लुकाकू ने अपना ही गोल बचा लिया, उसके बाद लुकाकू ने एक बिल्कुल फ्री हेडर
जो कि आप कह सकते हो कि बहुत हद तक वो उसमें दिक्कतें डाल सकता था अगर चाहता या फिर उससे हो पाता, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर उसने एडरसन को एक सेव दे दिया जो कि सेंटर ऑफ द गोल था। तो लुकाकू के लाइक वही बैंटर है, लेकिन यार तुम एक चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि लुकाकू ने बहुत डायनामिज्म दिया था भाई। ट्रांजिशनल थ्रेट यहाँ पर इंटर को इतना ज्यादा मिला था कि अल्टीमेटली सिटी की फटने तो लगी थी, क्योंकि सिटी को सिर्फ एक चीज की दिक्कत थी और वो ये थी कि रूबन दियाज में से लुकाकू जीतना नहीं चाहिए, और हो ही यही रहा था कि वो जीत भी रहा था, वो कनेक्ट भी कर रहा था डॉट्स को, और अल्टीमेटली वो यहां पर इंटर को 2 बॉलों में पूरा पूरा सिटी के हाफ में पहुंचा देता। हक यहां पर ये दिया कि अगर आप इंटर के क्रॉसेस को देखोगे ना, पथेटिक भाई, बहुत गंदे। मतलब आपकी टीम में अकांजी है, आपकी टीम में रूबन दियाज है, आपकी टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली यू आर इन द लीड, तो आपके पास एक ऑफकोर्स एक एज है कि आपको डिफेंस में तो अपना पूरा पूरा रोल देना है। अगर आपके इतने हग्गू से क्रॉसेस डालेंगे ना, तो आप कैसे दिक्कत दोगे? मतलब वो तो अल्टीमेटली यहाँ पर लास्ट के अगर हम 5-10 मिनट की बात करें तो इंटर ने अपने क्रॉसेस की जो क्वालिटी थी उसको बढ़ाया, बट ओवरऑल अगर हम लाइक क्रॉसेस की बात करें तो बहुत पैथेटिक थे। क्योंकि अब इसका पीछे का रीजन ये है कि अगर हम जेको की बात करें, देखो अगर सिटी की बात करें तो सिटी बहुत हाई खेलती है और सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा हो गया भाई। लाइक अकांजी हाई चढ़ रहा है, नेथन आके हाई चढ़ रहा है, अगर हम यहां पर बात करें तो हाई प्रेस चल रहा है। तो ऐसे में आपको पता है जेको के पास तो पेस है नहीं, लुकाकू भी कनेक्ट कर देगा, बट अल्टीमेटली जो आपका एंड गेम आएगा वो ये आएगा कि आप सेट पीस पे भेड़ दो। क्योंकि आज जहां लोतारो के पास 2-3 चांसेस मेरे को देखने को मिले, वहां पर अल्टीमेटली हमको कुछ मतलब कनेक्ट होता हुआ दिखा नहीं, ऐसा मेरे को कंक्लूजन मिला नहीं कि लोतारो ने कुछ ऐसा कर दिया, बल्कि एक चांस था उसके बाद जहां पर वो लुकाकू को स्क्वायर करके गोल मार सकता था, बट वहां पर उसने खुद चांस लेना जरूरी समझा एंड दैट वाज अ वेस्टेड चांस। तो अल्टीमेटली पता यही हुआ कि अगर हम इंटर की बात करें तो जो चांसेस वो क्रिएट कर रहे थे दैट वाज गुड, बट जिस तरीके से वो क्रिएट कर रहे थे ना भाई, वहां पर एग्जीक्यूशन बहुत पुअर थी, मतलब काफी ज्यादा पुअर थी। लेकिन भाई वही वाली चीज होती है ना कि इस मैनचेस्टर सिटी में ना मेंटालिटी है भाई, इस मैनचेस्टर सिटी में वो बिलीफ है, इस मैनचेस्टर सिटी में भाई वो एक सेल्फ फेथ है कि यहां पर अब हम फेल नहीं हो सकते। एंड अल्टीमेटली मैं वही बता रहा हूं ना कि आप ये देखो कि द जर्नी इस सीजन की नहीं बल्कि उन तमाम सीजन्स की जहां पर किसी ना किसी स्टेज पे मैनचेस्टर सिटी हारी है चैंपियन लीग के नॉकआउट स्टेज में। बस उस पर्सपेक्टिव से जब आप सोचोगे कि पेप गार्डियोला किस ट्रॉमा से गया होगा, ये मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में किस टेंशन से गुजरे होंगे, किस डरावनेपन से गुजरे होंगे कि व्हाट इफ अगर हम यहां से बॉटल करके, यस इंटर माइट बी अ वीकर साइड अगर हम कंपेयर करें कि भाई बॉक्स ऑफिस पे होता है, बट व्हाट इफ यहां पर अगर इंटर से ही हार गए, क्या होगा भाई? कितना प्रेशर था, उस प्रेशर को इन्होंने मैं कहूंगा तुक्के में नहीं सोक किया, स्ट्रेटेजिकली सोक किया है। एंड नाउ दे आर लिटरली, एक तो वो चीज रहती है ना कि पढ़ा है मैंने कि ग्रेट को बहुत ओवर यूज कर दिया, लेकिन नाउ दे आर ग्रेट, दे आर इमोर्टल्स भाई, दे आर सुपर नेचुरल भाई। वो कर दिया है, उन्होंने करके दिखाया है। और पेप गार्डियोला ने, मैं ऑफकोर्स मैं मानता नहीं हूं कि पेप गार्डियोला ने चैंपियन लीग जीत के कुछ प्रूफ का, बिकॉज ही ऑलरेडी डिड इट, he already did it। आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट जिडान है, एंड देयर इज अ रीजन कि मेरा बायसनेस है जिडान के साथ। मेरे को जोसे मोरिनो पसंद है, मेरे को कार्लो भी पसंद है, मेरे को सर एलेक्स फर्गसन भी पसंद है, मेरे को नागल्समैन भी पसंद है, बट पसंद होना और फिर ये कहना कि वो पेप के लेवल पे नहीं भाई, पेप हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट और उसने उस चीज को प्रूव कर दिया है। ये इसका एक प्राइम एग्जांपल था जो कि एक बार फिर से उसने टेबल के सामने रख दिया है दुनिया के सामने कि बाय चांस अगर तुम डाउट कर रहे थे, हियर इज द रीजन। और ये वाला ट्रेवल बारसा के ट्रेवल से बहुत अलग है भाई। यहां पर इसको हर चीज असेंबल, इसमें पैसा था, कोई मना नहीं कर रहा, बट आप ये देखोगे कितना मतलब कितना टर्नओवर है कि फ्रॉम गुड टू बैड डील्स गई हैं। एक अच्छे पैसे को खराब ट्रांसफर में कन्वर्ट करने का क्या रेट है, और पेप गार्डियोला का बहुत कम रेट होगा। या फिर आप इसको इस तरीके से देखते हो कि एक पैसे को, एक अच्छे पैसे को एक अच्छे ट्रांसफर में कन्वर्ट करने का क्या रेट है, बहुत ज्यादा होगा। खैर अल्टीमेटली यहां पर अब सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई पेप गार्डियोला किस तरीके से आगे देखता है कि अब तो सीलिंग टच कर दी है, इसके आगे वो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कर सकता है मैनचेस्टर सिटी के साथ बैक टू बैक ट्रेवल। और अल्टीमेटली यहां पर हालैंड की अगर हम बात करें तो बैलन डोर जीतने के चांसेस कितने बन जाते हैं भाई। पहले सीजन में आया है 60
गोल प्लस असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, एफए कप जीत चुका है, प्रीमियर लीग जीत चुका है, चैंपियन लीग जीत चुका है और यहां पर बैलन डोर जीतने के कगार पे है। देखो ये चीज तो है कि हालैंड को पता है कि नेशनल लेवल पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्लब फुटबॉल में एब्सोल्युटली बॉन्कर्स।